आप ये चर्चा में जारी रखूंगा। एक मेरे पास एक बयान आया है, मेरे पास एक बयान है। शुभ्रान जी एक मिनट सर, मेरे पास एक बयान आया है। मशहूर शिक्षाविद हैं विकास दिव्यकृति, उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है कि एनडीए का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो जिसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स डेप्यूटेशन पे हों, जिनमें से कुछ पुलिस के लोग भी हों, कुछ आईबी के लोग भी हों, बेशक एक या दो ही हों, और वो भारत में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम को, जो एनटीए को दिए गए हैं अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी उसी सीरियसनेस से करें जैसे इलेक्शंस की होती हैं, तो विश्वास टूटेगा नहीं किसी का। और ये बात सही है कि इतनी सारी फैमिलीज़ का भविष्य और विश्वास दांव पे है, तो हमें केयरफुल होना चाहिए। आई थिंक दिस इज मोर अबाउट केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द एनटीए एंड लेस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल हर्डल्स। अगर सपोज यू वर हेडिंग एनटीए, तो आप क्या करेक्शंस कहते, जैसे 5 पॉइंट्स दे दीजिए दैट आई वुड डू दिस 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 व्हाटएवर, अगर 5 या 3 या जो भी आप समझे। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ एनटीए का, उसमें 3 इश्यूज सामने आए हैं, कम से कम 3 इश्यूज। एक झज्जर हरियाणा में आया, जहां ये दिखता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के लोगों ने दोनों पेपर सेट्स को बैंक से निकलवा के टाइम की प्रॉब्लम क्रिएट की, टाइम लेट हुआ, ग्रेस मार्क्स मिले। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा गोधरा में दिखा, जहां बच्चों ने पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बच्चों को सही मिला। उनको बताया गया कि आप कैमरे के सामने एक्टिंग करते रहो, क्या पेपर दे रहे हो, क्योंकि सीसीटीवी भी इस बार इंस्टॉल हुए थे। बच्चों से पेपर लेने के बाद पेपर सारे चेंज किए गए, जिसमें स्कूल की मैनेजमेंट पूरी तरह से शामिल थे। तीसरा केस बिहार में दिखता है, नालंदा में, प्राइमरीली झारखंड में भी, जहां पेपर लीक हुआ और एक प्रोफेसर शायद वहां पर इन्वॉल्व है। अगर इन सारे इश्यूज को टैकल करना है, एक तरीका तो ये कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जाएं, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि नेट कनेक्टेड होने से हैक करना आसान हो जाता है। तो मैं फिलहाल पेपर पेन एग्ज़ाम के फेवर में हूँ, जब तक हम इंटरनेट पर वैसा मैनेज ना कर लें, क्योंकि एक रशियन एंटिटी भी शामिल हुई जिसने हैक किया बहुत सारी चीज़ों को, ये भी सुनने में आ रहा है। तो हैकिंग बड़ा रिस्क है फिलहाल। तो हम पेपर पेन पे अगर बात करें, अगर मैं होता एनटीए में और अगर सरकार मुझे पूरी अथॉरिटी देती, पावर्स देती, क्योंकि ये भी है ना कि एनटीए का चीफ कर सकता भी है या नहीं, मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। अभी हर क्वेश्चन पेपर के 2 सेट्स होते हैं। 2 सेट का मतलब है कि एक पेपर है वो नहीं तो फिर बैकअप में पेपर होता है। मैं शायद बैकअप में 1 से ज़्यादा पेपर रखता, 3-4 सेट हम कम से कम कर सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं हर जगह सरकार से कह के इन्वॉल्व करता कि जो लोकल एसडीएम हैं और एक सेंस में डीएम भी हैं, वो जिम्मेदारी लें कि उनके यहाँ एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट होगा। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस को एग्जामिनेशन सेंटर में कभी ना बनने देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इश्यूज वहीं से आए हैं। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यूपी की सरकार ने, अभी योगी जी की सरकार ने एक स्टेप लिया भी है, 4 स्टेप्स लिए। उनमें से एक स्टेप ये भी है कि अब कोई भी एग्ज़ाम किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं होगा, केवल सरकारी स्कूल में हो, सरकारी कॉलेज में हो। और मान लीजिए कि बच्चे ज़्यादा हैं एग्ज़ाम देने वाले, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि हम 2 शिफ्ट में लेंगे एग्ज़ाम। इतने सेंटर्स हैं, 2 शिफ्ट में करने से उन्होंने कहा कि जहाँ 4 लाख तक बच्चे हैं तो 1 शिफ्ट में होगा, 4 लाख से ज़्यादा हैं तो 2 शिफ्ट में होगा, 3 में भी हो सकता है। पर उससे करप्शन कैसे रुक जाएगा? अगर केवल सरकारी स्कूल्स में है, सरकार के कंट्रोल में है, तो कम से कम देखिए लेवल्स क्या हैं। पहला, पेपर बनाने वाला ही क्वेश्चंस लीक कर दे। दूसरा, पेपर बन के गया, छपने के दौरान प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चंस लीक हों। तीसरा, पेपर छपने के बाद बैंक के लॉकर में गए, उस बीच में लीक हो। चौथा, बैंक से लीक हो, बैंक से एग्जामिनेशन सेंटर के रास्ते में लीक हो, एग्जाम सेंटर पर जो आधा घंटा है 1 घंटा है उसमें लीक हो। ये 5-6 लेवल्स हैं। अगर आप इन सब के लिए सॉल्यूशंस निकालें तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, निकल सकता है। जैसे अगर हम विस्तार में बात करना चाह रहे हैं, मान लीजिए लेट अस अज्यूम कि बायोलॉजी का पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चंस आने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। हम 10 पेपर सेटर से
ये कहें कि आपको इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, हम हर यूनिट के क्वेश्चंस तय कर दें कि 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। हम हर यूनिट पे 10 के बदले 100 क्वेश्चंस बनवाएं। डिफिकल्टी लेवल तय हो, जो 4 या 5 लेवल्स हो सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, एवरेज, इजी, वेरी इजी। फिर हमारे अपने सिस्टम में जैसे एनटीए में बायोलॉजी का डिपार्टमेंट एक हो, उन सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके उससे 10 सेट बनाने हैं, ये काम वो करें। इवन द एग्जामिनर शुड नॉट नो, इवन द पेपर सेटर शुड नॉट नो विच क्वेश्चंस विल बी देयर इन द क्वेश्चन पेपर। ओके 10 सेट बन गए। उन 10 में से हमने 5 सेट प्रिंट करवाए, ये नेक्स्ट लेवल पर डिसाइड होना चाहिए। ठीक, अब 5 सेट जो प्रिंट हुए, 5 हर सेंटर पे जाएंगे, अलग अलग बैंकों में जाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, एसबीआई और केनरा में जाता है। तो हर जिले में 5 अलग अलग बैंक में अलग अलग सेट के पेपर्स होने चाहिए। ये जो भेजने का प्रोसेस है, इसमें क्यों नहीं हम सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व कर सकते? अभी कैसे होते हैं? अभी थोड़ा सा रैंडम है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। हाँ, सीआईएसएफ जैसी एजेंसी को ये काम क्यों नहीं दे सकते हम? हाँ, देना चाहिए। shouldn't be difficult। हाँ, अगर जब एसबीआई इन्वॉल्व हो सकता है, इलेक्टोरल रोल्स जा सकते थे पहले, तो ये भी जा सकते हैं। जब बैंक इन्वॉल्व है तो ये भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि प्राइवेट सेंटर जानबूझ के शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं ताकि चीटिंग हो सके। आप प्राइवेट सेंटर्स खत्म कर दीजिए। मान लीजिए 23 लाख बच्चे हैं, देश भर में हैं, केवल उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वो एकदम कंफर्टेबल है कि 8 लाख बच्चों का एग्जाम हम दिन में 2 बार में करवा सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक संडे के दिन 3 शिफ्ट में देश भर में एग्जाम चल रहा है, 3 पेपर्स हैं, और उन 3 पेपर्स में स्केलिंग हम कर सकते हैं आराम से। और इस पूरे मामले पर विकास द्विवेदी जाने माने शिक्षाविद हैं अब, और कोचिंग चलाते हैं यूपीएससी की। उनका आप जो मत है वो सुन रहे थे। उन्होंने भी माना कि एनटीए की लापरवाही इसमें नज़र आ रही है, केयरलेसनेस यहाँ पर नज़र आ रही है। अनुजा जी, आप क्या मानती हैं? अभी अगर आपने ये पूरा बयान सुना हो तो वो कह रहे हैं, विकास द्विवेदी वो कह रहे हैं कि एनटीए का पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वहाँ पर लापरवाही हुई है। क्योंकि पार्ट एनटीए क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी है, तो जाहिर है सवाल गवर्नमेंट से पूछे जाएंगे, सरकार से पूछे जाएंगे। अबुल जी, सरकार कहाँ भाग रही है? आप बताइए, कब भागी इन जिम्मेदारियों से? मैं तो कभी नहीं भागी, यहीं खड़ी हूँ, यहीं बैठी हूँ। और मुझे जितना दुख इस चीज का है कि उन बच्चों का जो जीवन जो मिसक्रेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं हुआ खराब, उसका जो वो बच्चे जो भोगी आगे होंगे, उसका दुख है। और मोदी सरकार साथ में उन्हीं के साथ खड़ी है। हम लोगों ने 11-11 अरेस्ट भी करे हैं, हम एक नए लॉ को भी लेकर आए हैं, आपको भी जानते हैं कि बहुत सख्त लॉ लाए हैं। पर क्या ये उत्तरदायित्व सबका नहीं? क्या ये ऑपोजिशन जो आज इतनी बातें ऑपोजिशन आरोप ये देखिए ये लगा रहा है कि एक व्यापक चर्चा नहीं चाहती है सरकार इस पर। एक व्यापक, ये गौरव गोगोई का बयान आया, आप देखिएगा, उन्होंने कहा कि व्यापक चर्चा नहीं चाहती है सरकार संसद में इसको लेकर। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, बात वो नहीं है, क्योंकि जो चीज सब्जुडाइज ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है सर, या तो आप और मैं वकालत में बैठ जाएं या वकालत को अपना काम करने दें। अगर केस ऑलरेडी इस पे विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर, उनकी जजमेंट पे विश्वास नहीं है, तो आप में डिस्कशन कर सकते हैं सर। हम लोगों ने किसी भी चीज पर कभी एफिडेविट नहीं डाला कोर्ट के अंदर उनको रोकने के लिए, किसी भी चीज पे, चाहे कभी भी हमारी सरकार में। सर 10 साल में आपने अभी कांग्रेस से पूछा कि कितने नीट के पेपर लीक हुए, ये जवाब नहीं था इनके पास। ये अभी के 1-2 के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ हुआ सर? मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि जितने इनके में 12-13 केसेस सामने आए, 5 से 15 लाख लोगों की जिंदगी इन लोगों ने खराब कर दी, तो 40-40 लाख पैसा इन लोगों ने लोगों से वसूला, बच्चों से। मैं ये बात के ऊपर दलीलें नहीं देना चाहती। मैं जानती हूं कि आज बच्चों का जीवन वहां पर खड़ा है जिस जगह से आज, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, आपको पता है मैं मनोवैज्ञानिक भी हूं, मैं जानती हूं, इन सब चीजों को समझती हूं। पर क्या इस तरीके से जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स ये ऑपोजिशन खेल रही है, इससे क्या बच्चों को कहीं ना कहीं इसमें क्या डिस्ट्रक्टिव क्या है? सहूलियत, सवाल ना पूछें आपसे? डिस्ट्रक्टिव ये सवाल पूछना
सवाल पूछते हुए, बात करते हुए मोदी जी जवाब कर रहे थे, बात बताते हैं, तो ये लोग क्या तो वॉकआउट कर जाते हैं या सुनते ही नहीं और फिर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम जवाबों का सवाल का जवाब दे, सवाल दे। वहां पर सवाल का जवाब कहां से दे लाकर? आप अगर सुनने को तैयार ही नहीं है, आप लोग उठ के चले जाते हैं, कभी आप बोलते रहते हैं, विपक्ष सुनने को तैयार यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे। शुभ्रांश जी, विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है, अनुजा कह रही है। हाँ, मैं मैडम मनोवैज्ञानिक जी आपको कहना चाहूंगा, क्या ये इत्तेफाक नहीं है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंडों का संबंध हरियाणा, बिहार और गुजरात से, और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके पास तो इतना मिनी माइक्रो सिस्टम है, आप पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था रखते हो। क्या ये इत्तेफाक नहीं है? बताइए। और सवाल ये पैदा होता है कि गाजे बाजे के साथ डंका तो आप ही पीटे हो। सर, एक तो ना आपकी मुझे कोई बात समझ में आ नहीं रही है सर, क्योंकि आपका माइक ठीक नहीं है। एक देश और एक एग्जामिनेशन पद्धति, अनुजा सुन लीजिए प्लीज। एक देश और एक एग्जामिनेशन पद्धति। सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है समझ में। जिस एनटीए को आपने 300 करोड़ रुपए का सालाना बजट दिया था रख रखाव का, उस एनटीए के पास अपना एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। इससे बड़ा और घोटाला कुछ हो सकता है? मतलब अनुजा जी, बातों के गोल गोल में मत घुमाइए। आप हाथ जोड़कर देश की जनता से और देश के युवाओं से माफी मांगिए कि हे मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों, और मैं उनके गार्जियनों से माफी मांगती हूं कि निट घोटाला का संबंध नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी से, और इसलिए हम लाचार हैं। इसलिए अभी तक हम परीक्षा रद्द नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जो बिहार, हरियाणा, उनका कहना है कि क्योंकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, गैंग के पास इसमें सरकार अभी कैसे निर्णय लेगी? शुभ्रांश जी, इस बात को भी समझिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है। अरे मान्यवर सुन तो दीजिए। मैं यही तो आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की एक यूएसपी है। नरेंद्र मोदी सरकार में जहां सरकार के लोगों का, मंत्रियों का, अधिकारियों का हाथ जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, वहां वो कहते हैं कोर्ट में मामला है। सवाल यह है कि अगर कोर्ट के फैसले में हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, क्या कोई भी, अनुजा जी, आप या मैं, किसी उन बच्चों की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे पाएंगे जिनको पता ही नहीं किस साल उनके क्लासेस शुरू होंगे कि नहीं होंगे? जिस हिंदुस्तान की दवाई पे, जिस हिंदुस्तान के मेडिकल सिस्टम पे पूरी दुनिया नाच करती थी, पूरी दुनिया के लोग यहाँ इलाज कराने आते थे, उसको नरेंद्र मोदी ने अंधेरे की दुकान बना दिया। मैं उसके बाद जल्दी से जाऊंगा, विनीत जी के पास जाऊंगा। अनुजा जी जल्दी से अपना जवाब देती। अबुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको एक डिल्यूजन है। इन्हें खुद नहीं मालूम है कि इन्हें क्या सवाल पूछना चाहिए और क्या इनको जवाब मिलना चाहिए, जो खुद कांग्रेस खुद एक अरे मैडम, आप अपनी बात करो ना। नरेंद्र मोदी जी बादलों में रडार जिसकी फेरेस्ट लिस्ट बनी हुई है, आज वो यहाँ बैठकर मुझे तो सीख ना दे, मुझे यहाँ पर सीख ना दे। इसीलिए आपको अपोजिशन में आपके सामने 2024 के इलेक्शन में दिल्ली में आपका सफाया है सर, राजस्थान आपके हाथ में है नहीं, छत्तीसगढ़ आपके हाथ में है नहीं, 99 पर आप खड़े, आप उछाले क्यों मार रहे हो? आप उछाले क्यों मार रहे हैं सर? आप उछाले क्यों मार रहे हैं सर? कहां पर हैं आप? अच्छा ठीक है, और क्यों सर, किस लिए? ये पार्लियामेंट को चलने की सड़क को ना चलने देने का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है सर, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर अनुजा रहे जी, हैं सर। अनुजा जी, चुनाव क्या सिर्फ इस बात का पैमाना है? एक मिनट, शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, किसानों को जो कभी आपने रिस्पेक्ट नहीं किया सर, शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, मैं सवाल पूछ के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है, तो आप देश में नकल कराएंगे? नकल को पंजाब आपके हाथ से चला गया सर, आप कहां खड़े हैं? आप ये गाना गा के मुझे ना सुनाए, क्योंकि आपका गाना मुझे बेसुरा लग रहा है, मुझे बेसुरा लग रहा है सर आपका गाना, क्योंकि आपके गाने में कोई भी लिरिक्स नहीं है, ना उनका कोई मतलब है। आप जिस गाना को गाना चाहते हैं उस गाने के लिरिक्स और आप लोग घोटाले वालों के साथी हो। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, शांत रहिए सर, शांत रहिए। अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, आपने 2-3 स्टेट की बात कर रही हैं, आप राजस्थान की बात कर रही हैं, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं, या मध्य प्रदेश या दिल्ली की बात कर रही हैं। तेलंगाना में आप हार गई, कर्नाटक में आप हार गई, हिमाचल प्रदेश में आप हार गई, तो क्या इसलिए जनता ने नकार दिया आपको? उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें आधी से कम रह गई लोकसभा चुनाव में,
तो क्या इसलिए उत्तर ये कोई प्रदेश के अंदर आपको पता है, नहीं मुझे तो लगता है नीट आपको पैमाना पता है नहीं ये हो बात कि सकता उत्तर ना, प्रदेश के आपने अंदर कहा भी क्या हुआ ठीक सर। है। सर मैं आपको यही बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, कर्टेसी अखिलेश यादव और आके दो जो ये लाडले हैं इन्होंने क्या क्या किया है, आज ये करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग तो कई बार बोलते हैं कि हाँ जी अब जो बोला था पूरा करके दिखाइए, जो आपने लालच दिया था हर जगह पर उसको पूरा करके दिखाइए। तेलंगाना सर, कर्नाटक कहाँ पे खड़ा हुआ है, कर्नाटक भी तो पूछ लीजिए सर, कर्नाटक का खड़ा है 15 वो लाख भी खाते देख में जाएंगे, लीजिए। ये ठीक है। लालच था। कर्नाटक विनीत जी, 2 करोड़ सरकारी नौकरी मिलेगी, ये चलिए लालच ठीक है, था। शांत रहिए। विनीत जी काफी देर से खामोश हैं। विनीत जी थोड़े लीगल इसके लीगल, ठीक है, इश्यूज है जहाँ पर लोगों ने लीगल उस पैसा पर नहीं बढ़ाया। लीगल पहलू पर आते हैं। विनीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से खामोश बैठे हैं, आपकी बहस सुन रहे हैं। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये मामला इतना सेंसिटिव है और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां सिर्फ शोर मचाने को लेकर, सरकार अगर कुछ बोलना चाहे तो सुनने को तैयार नहीं, या फिर अपनी बात आए तो दूसरे के ऊपर डालने की बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी दोनों तरफ से जरूरत है। बच्चों के भविष्य की बात है तो उसको उसी तरीके से लेना भी चाहिए। बच्चा किसी का भी हो, ये समझिए कि हमारे घर में एक बच्चा अगर नीट का एग्जाम दे रहा है और उसके साथ ये परिस्थिति होगी तो क्या बीतेगी। तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, किसी को भी ये समझना चाहिए। जहां तक बात है इस पूरे प्रोसेस में अब तक हुआ क्या, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला है और एक एक चीज अब तक इन्वेस्टिगेशन की जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। उस बात के बावजूद अगर विपक्ष ये कहता है कि जी क्या कार्रवाई हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, हमें जवाब चाहिए, तो देखिए आप सबको पता है कि इस ऐसे मामलों के इन्वेस्टिगेशन को लेकर आप कुछ भी पूछेंगे तो नहीं बता सकता है, कोई नहीं बताता। ये प्रोसेस की बात है और ये बात इनको पता है। लेकिन जहां तक सरकार के जवाब की बात है, सरकार इस पे जवाब देने को भी तैयार है, लेकिन आप सुनने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत समझदारी की बात यह है कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है, आप इंतजार कीजिए। अगर आप उस मामले के अंदर आपको लगता है तो आप जाइए सर्वोच्च न्यायालय, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बन के चले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए विनीत जी, समय की क्योंकि कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ्रांश जी आपका भी, और ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, पेपर लीक को लेकर बिहार सरकार सख्त है। बिहार सरकार ने एक नया कानून तैयार किया है। कानून मंगलवार को विधानसभा में पेश होगा। विधेयक पेपर लीक पर 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें है। इस बिल में आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगेंगी इस नए कानून के तहत, जो मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस पूरा मामला, क्योंकि पटना से कई गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हो चुकी हैं। इवन के जो डॉक्टर्स थे 2021 बैच के डॉक्टर्स 4, उनको भी हिरासत में लिया था सीबीआई ने, पटना एम्स के डॉक्टर्स। तो कई गिरफ्तारियां पटना से हुई। अब बिहार सरकार इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। रितेश मिश्रा मेरे साथ बने हुए हैं। रितेश, क्या खबर है पूरी? बिल्कुल, देखिए अब कल जो कानून है वो पास हो जाएगा बिहार विधानसभा से, और इसे तैयार कर दिया गया है। आज इसे सदन में रखा भी गया था। दरअसल जब 4 जून को रिजल्ट आया और नीट पेपर लीक के बाद इतना हो हल्ला हंगामा हुआ, इसके सारे तार जो हैं वो पटना से जुड़े, बिहार से जुड़े, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून महीने में भी ये ऐलान कर दिया था कि पेपर लीक को लेकर बिहार सरकार एक सख्त कानून बनाने जा रही है और उसके तहत 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ से ऊपर का जुर्माना होगा। यानी अगर कोई पेपर लीक करेगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि बस उसने जुर्म किया और वो छूट जाएगा, बल्कि उसे बड़ा जुर्माना भी देना होगा और कड़ी सजा भी उसे भुगतनी पड़ेगी। और देखिए कि कानून को बहुत जल्दी तैयार किया गया है। कई सारे जो पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको रखा गया था कानून बनाने के लिए लेकर, और आज इसे सदन के पटल पर रखा गया और कल मंगलवार को इस कानून को सदन से पास करा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार का स्वागत योग्य कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पेपर लीक के मामलों को लेकर काफी गंभीर रहे हैं, और आपको याद होगा कि बिहार में कोई भी परीक्षा पहले होती थी, बगैर लीक हुए वो उसका अंजाम नहीं हो पाता था, चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो, वो इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, यूनिवर्सिटी की परीक्षा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कानून को कड़ा किया गया, अधिकारियों को सचेत किया गया, और अब बिहार में चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, कभी भी वैसी तस्वीरें नहीं आती हैं जो पहले निकल कर आती थी चीटिंग वाली। और देखिए कि नीट पेपर लीक मामले को भी बिहार की सरकार ने काफी गंभीरता से लिया था, और जैसे ही इस पर कई सारी बातें जब निकलकर सामने
कानून बनाने की बात चलिए रितेश, आगे अपडेट लेंगे, फिलहाल धन्यवाद आपका।